म्यूज़िक म्यूज़िक मेरे लिए जो है ना वो हमेशा से एक इमोशन है. इट इज़ नॉट समथिंग जो कि मैं सुनता हूँ और मैं कहता हूँ ओह यस इट इज़ एंजॉयबल. ये हमेशा से एक इमोशन रहा है. इट हैज़ टू रिप्रेजेंट समथिंग. इट हैज़ टू रिप्रेजेंट एन इमोशन. बेशक वो सैडनेस हो, डिस्गस्ट हो, हैप्पीनेस हो, एनीथिंग. इट हैज़ टू गिव मी सम काइंड ऑफ एन इमोशन. ब्लूज़ एक बहुत ही पुराना स्टाइल है और मैं इसमें कैसे आया, मैं अपना जर्नी आपको बताऊंगा. हम लोग बेसिकली ब्लूज़ प्लेयर्स जो हैं वो अब डायनासोर्स हैं. उनकी अब जगह इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं रही. उसके सुनने वाले नहीं रहे, उसके देखने वाले नहीं रहे. वेस्ट में आपको फिर भी मिलता है पर पाकिस्तान में उसका जो है वो बिल्कुल कोई चांस नहीं है. मेरा क्योंकि बैकग्राउंड आर्ट का था और मैं शुरू में पेंटिंग करता था, राइटिंग करता था. मेरी फोटोग्राफी और वीडियो मेकिंग में भी कुछ कंट्रीब्यूशंस थी, कुछ थिएटर में थी. उसके बाद म्यूज़िक एक बड़ा नेचुरल टर्न था क्योंकि हर आर्टिस्ट जो है वो बहुत से एवेन्यू एक्सप्लोर करता है, बहुत सी आर्ट फॉर्म्स के. और एक बहुत ही हाई फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो है मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे खुद मिली आके, और वो गिटार प्लेइंग थी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना है. तो मैंने सारा कुछ जो है वो बाय ईयर जो है वो सीखा. जिस तरह so all of these things I am thinking when I'm playing them. So these are not the things जो कि मैं रटी रटाई चीज़ है. Anything that comes to my mind मैं कोशिश करता हूँ कि वो किसी ना किसी तरह ट्रांसलेट हो जाए इस चीज़ पे. तो दिस इज़ प्लेइंग बाय ईयर. दिस इज़ व्हाट म्यूजिशियंस कॉल प्लेइंग बाय ईयर. तो प्लेइंग बाय ईयर जो है वो अगर आप उसको रिवर्स इंजीनियर करें तो इट इज़ प्लेइंग बाय द साउंड दैट इज़ प्लेइंग इन योर माइंड. मेरे दिमाग में अगर कोई चीज़ बजती है तो मैं ऑटोमेटिकली जो है उसको ऐसे ले जाता हूँ जैसे. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें गलतियाँ भी बहुत सी होती हैं. एंड रिमेंबर, जब तक आप गलती नहीं करते ना तो आप कुछ सीखते नहीं हैं. तैमूर भाई की गिटार प्लेइंग is, I would say, one of a kind and also not everyone's cup of tea. और आई थिंक आपको एक सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है उनकी गिटार प्लेइंग को समझने के लिए. और it truly is one of a kind and it's always a treat to hear him play. और हंसी भी आती है, मज़ा भी आता है सुन के. बीच में बड़े इंटरेस्टिंग खिलवाड़ करते हैं वो चीज़ों के साथ, गिटार के साथ. बहुत बहुत मज़े की चीज़ है सुनने के लिए. लास्टली आई थिंक पाकिस्तान में लाइक अगर हम एक्चुअली ब्लूज को कंसिडर करें तो ही इज़ द ओनली गिटार प्लेयर जो कि ब्लूज बजा रहा है. और अगेन इट्स नॉट एवरीवनस कप ऑफ टी, बट जिन लोगों को जो समझ रखने वाले हैं आई थिंक वो समझ जाते हैं कि किस लेवल पे ऑपरेट करते हैं. ब्लूज़ की शुरुआत जो है वो अफ्रीकन स्लेव म्यूज़िक से हुई.
बहुत से स्लेव्स आपको पता है कि अमेरिका में जो है वो लेके जाए गए और वहाँ पे जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे, पर लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो उनको खुद ही सेग्रीगेट कर देते थे ताकि वो रिबेलियन कॉज ना करें और वो आपस में बात ना कर सकें। तो मोस्टली जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उस टाइम पे वो प्लांटेशंस में काम करते थे और उनके पास साउंड की इंस्पिरेशन जो है वो बहुत ही कम होती थी। 1860s में जो है ये ब्लूज़ जो है वो स्ट्रेट अवे इवॉल्व होना शुरू हुआ इनटू अ म्यूज़िक फॉर्म। और इसकी बड़ी अजीब सी रूट्स हैं बिकॉज इट वाजंट रियली टॉट, इट वाजंट अ क्लासिकल पीस ऑफ म्यूज़िक, इट वाज स्लेव म्यूज़िक। तो उसकी कोई भी फाउंडेशन जो है वो उस बेसिस पे नहीं है कि म्यूज़िक थ्योरी कहीं पे होगी या कोई और चीज़ होगी। सो इट वाज बेसिकली जस्ट अ लैंग्वेज। द ब्लूज़ इनिशियली वाज अ लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। आम तासुर ये है कि ब्लूज़ बजाना जो है ख़ास तौर पे इम्प्रोव करना। इम्प्रोव का मतलब है बगैर सोचे समझे बजाना, जस्ट फीलिंग द लैंग्वेज। वो बड़ी अजीब सी चीज़ है और बहुत से म्यूजिशंस जो हैं, मैं समझता हूँ कि बंदर और म्यूजिशंस में जो है ना फ़र्क होना चाहिए। बंदर थोड़ी ज़्यादा डिरोगेटरी टर्म हो जाएगी, पर बंदर मैं उन लोगों को कहता हूँ जो कि बेसिकली चीज़ें याद करके, फॉर इंस्टेंस जस्ट अ स्केल, आप बंदर को भी कहें ना तो वो 5-6 दफ़ा बजा के वही चीज़ बजा देगा एंड में। पर सबसे पहले जो कहते हैं ना कि जिस बंदे ने ब्लूज़ शुरू किया वो रॉबर्ट जॉनसन, ही केम इन द 1920s और उसका एक मिथोलॉजिकल जो है वो रोल है बहुत बड़ा कि बहुत से लोग उस पर जिक्र करते हैं, उस पर बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं। वो कहते हैं कि उसने शैतान से जो है वो रूह का सौदा किया क्रॉस रोड्स के ऊपर और वहाँ पे उसने एक इमेंस टैलेंट हासिल किया जो कि बेसिकली ब्लूज़ प्लेइंग का था। और उसके बाद एक मिथ द लेजेंड ऑफ रॉबर्ट जॉनसन जो है वो बहुत मशहूर हो गया। आप गिटार पे ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जो कि किसी ने भी नहीं सुनी हुई थी। तो उसका जो सबसे मशहूर गाना जो इसी किस्से के ऊपर है कि कैसे उसने जो है वो डील किया, उसका नाम था क्रॉस रोड्स। और क्रॉस रोड्स जो है वो अगर मैं रॉबर्ट जॉनसन के स्टाइल में बजाऊँ, आपने ये चीज़ नोट करनी है कि बेसिकली आपके हाथ जो हैं वो सारा दिन काम करते रहें, मेहनत मजदूरी करते रहें, उस पर कीचड़ लगा हुआ, उस पर कट्स हैं, तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रगल जो है वो आपका एविडेंट है, वो सामने आता है। और उसमें रिदम और टेम्पो कभी भी आपके किसी मैकेनिकल फॉर्म में नहीं चलते। तो इस पे आप अगर गौर करें, I went down to the crossroads, fell down on my knees. Oh, I went down to the crossroads, baby, I fell down on my knees. I still, Lord above for mercy, forgive me if you please. So this was sort of an example of what a blues player would sound like. I'm really lost on words here when it comes to Taimur Bhai. So back in the day, in early 90s, in mid 90s as well, when he was active with his band and all the persona that he had, it was an amazing feeling back then as well. Taimur Bhai जो है is one of the best guitar players I've seen in Pakistan और especially blues music में, जिसमें आपको वैसे ही कोई नहीं देखने को मिलता पाकिस्तान में। और तैमूर भाई अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं तो अनफॉर्चुनेटली कहूँगा क्योंकि लोग उनको इतना नहीं जानते, जो कि आई बिलीव अदर वे अराउंड होना चाहिए था। सही है, लेकिन आई हैव नथिंग मोर टू से देन कि भाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट, जो कि एक हिडन जेम है, आप ये कह सकते हैं। And now with
all the age and the wisdom, he's come to a point where there is no one like him. I mean, मेरे लिए तो मेरे मेरे उस्ताद हैं. I'm basically a songwriter. I'm just a simple guy, just a simple musician, plays some chords and writes some songs. That's it. And the way he has helped me with my journey is I've this immense I'm immensely thankful to him for what he has done for me as well, and for many people like me. I went to London in around 2006-7, 2006 I think. मैंने देखा वहाँ का जो बस्कर है, जो ट्यूब स्टेशन में बैठा हुआ है या फिर किसी जो है वो रोड के किनारे बैठा हुआ है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट की अंडरस्टैंडिंग और प्लेइंग का लेवल है वो हमारे टॉप क्रीम से भी ऊपर है. मैं बड़ा परेशान हुआ ये देख के. मैं अपने सुने हुए थे पाकिस्तानी म्यूज़िक कोई चंद एक, और वहाँ पे जाके जब मैंने एक रैंडम लोगों को देखा बजाते हुए, मैंने कहा यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, मेरे जैसे पाकिस्तानी गिटार प्लेयर का सर्वाइवल इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. पर आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि वहाँ के जो ग्रिड था, द लिटिल थिंग, मैंने वहाँ पे छोटे मोटी बस्किंग भी की. आई प्लेड अराउंड उस तरीके से, शुरू वहीं से किया. और पब में कुछ मुझे ऐसे मौके मिले जिसमें एक कुछ बहुत ही आला इंटरनेशनल बैंड्स के साथ बजाने का मौका मिला. और देन आई स्टार्टेड टूरिंग उनके साथ ही. तो ये सारी जर्नी थी मेरी लंदन की. और उसके बाद पाकिस्तानी होते हुए आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इतना ज़्यादा टूर नहीं कर सकते. पर खैर फिर मैंने यूरोप टूर भी किया, बहुत सारी चीज़ें की वहाँ पे. और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने बड़ी टॉप क्रीम के साथ बजाया, उन्होंने मुझे मौका मिला वहाँ पे बजाने का. उधर जो लेवल मेंटेन करने के लिए मुझे याद है कि मैंने जो है वो 16 घंटे जो है वो दिन में प्रैक्टिस की हुई है लगातार, सिर्फ इस वजह से कि मैं उनके साथ जाके बजा सकूँ. और इस चीज़ के बगैर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है. मैं जब वहाँ पे ब्लूज़ बजाता था तो वो कहते थे कि आपके अंदर ना बड़ा एक ईस्टर्न टच आता है ब्लूज़ में. अब मैं उसी तरह शर्मिंदा हुआ जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तानी वेडिंग यहाँ पे हो और वहाँ पे अंग्रेज़ों को बुलाया और वो शलवार कमीज़ में आ जाएं और बाकी सारे पाकिस्तानी जो हैं वो टक्सीडोज़ में आए, तो बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की शर्मिंदगी होती है. तो मुझे वहाँ पे पता चला कि मैं सारी उम्र जो है वो अपना स्टाइल जो है एक वेस्टर्न स्टाइल में अडॉप्ट करने की कोशिश करता रहा हूँ. और उन्होंने कहा कि ओ यार आपकी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त एक ईस्टर्न टच आता है बीच में. मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, पर वो खैर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर गया और एक यूनिक आइडेंटिटी में जो है वो ट्रांसेंड कर गया. तो ये मेरा ब्लूज़ का लंदन वाला जर्नी था. उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो एक ख़ास स्टेटस के साथ मैंने समझा कि ओ पाकिस्तान आ गए हैं, यहाँ पे अब बड़ा म्यूज़िक का सीन होगा, ये होगा वो होगा. पर यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे जैम करके मुझे अंदाज़ा हो गया कि बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे बजाना. पर यहाँ पे जब 3-4 बंदे भी आप जमा कर दें एक कमरे के अंदर, तो वो लगता है कि अपने सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बजा रहे हैं. सारे ऐसे नहीं हैं, पर मोस्टली मुझे यहाँ पे जैम्स ये ऐसे ही मिले. शायद मैं ही बदकिस्मत हूँ. पर वो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फॉर द म्यूज़िक आप थोड़ा सा बजा लें अच्छा, तो वो कहते हैं ओ ऐसे की तैसी, अब मैं और जो है वो अच्छा बजाऊँगा, मैं तेज़ बजाऊँगा, मैं स्पीडें मारूँगा, मैं एम्प ऊँचा कर दूँगा, वो आगे आएगा पीछे आएगा. आप थोड़ा सा और हाईलाइट थोड़ी सी भी मिल जाए आपको, वो आगे टांगें खोल के बजाना शुरू कर देगा. बहुत ही वियर्ड सा मुझे एटमॉस्फेयर लगा म्यूज़िक का. और 5-6 दफ़ा ट्राई करने के बाद मैंने कहा कि शायद मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ. और बहुत से मौके जो यहाँ पे मिल सकते थे वो मैंने एब्सोल्युटली जो है वो रिजेक्ट कर दिया. हसास दिल होता है आर्टिस्ट, ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकता. पर मेरी जो रादर दैन टेकिंग, मेरा एटीट्यूड कम्प्लीटली जो है वो गिविंग वाली साइड पे चल गया. मैंने कहा हमारे जैसे लोग, मैं तो शायद सर्वाइव उस तरीके से म्यूजिशियन के तौर पे ना कर पाऊँ, और आगे आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी मैं इसी तरह कर सकता हूँ कि मैं लोगों को म्यूज़िक सिखाना शुरू कर दूँ, उनका टेस्ट जो है वो बेहतर करना शुरू कर दूँ, उनको अप्रिशिएट करना सिखाऊँ कि म्यूज़िक में एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है, इमोशन क्या चीज़ होती है.
और बस आज तक यही सर्विसेज जारी हैं यहाँ पे। जो आ जाता है मैं मोस्टली लोगों को जो है सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी म्यूज़िक और साउंड के बारे में काफ़ी कंसल्टेंसीज कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आने वाली जो सतह होगी वो हमवार होगी लोगों के लिए, और वो कुछ अप्रिशिएट कर सकेंगे, ताकि मेरे जैसे जो लोग आए वो डायनासोर ना कहलवाएं, और उनको कोई ना कोई इज़्ज़त मिल जाए इस माशरे में, जहाँ पे म्यूज़िशियन की इज़्ज़त जो है वो ऑलरेडी बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है।